नमस्कार दोस्तों, हम कहानी के माध्यम से आप सभी देशवासियों को जलियांवाला बाग नरसंहार का इतिहास सुनाना चाहता हूं, तो शुरू करते हैं। 13 अप्रैल 1919 का नरसंहार एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जो इतिहास में होने वाले अनेक कारणों के परिणाम स्वरूप घटित हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, यह समझने के लिए इससे पहले की घटनाओं के बारे में जानना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मान लिया था कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात देश को स्वशासन की अनुमति दे दी जाएगी, किंतु शाही अधिकारी तंत्र की कुछ और ही योजनाएं थीं, जिन कारणों से जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। रॉलॉक कानून काला अधिनियम 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था, जिसमें सरकार को देशद्रोही गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को उस पर बिना मुकदमा चलाए कारावास में डालने या कैद करने के लिए अधिकृत किया गया था। इससे देशव्यापी अशांति फैल गई। रॉलॉक कानून का विरोध करने के लिए गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया। 7 अप्रैल 1919 को गांधी ने रॉलॉक कानून का विरोध करने के तरीकों का वर्णन करते हुए सत्याग्रही नामक एक लेख प्रकाशित किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने गांधी और सत्याग्रह में भाग लेने वाले अन्य नेताओं के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाहियों पर चर्चा की। गांधी के पंजाब में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनके द्वारा आदेश की अवहेलना करने पर उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया गया। पंजाब के उपराज्यपाल 1912-1919 सर माइकल ओडायर ने सुझाव दिया कि गांधी को बर्मा में निर्वासित कर दिया जाए, लेकिन उनके साथी अधिकारियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे जनता भड़क सकती है। हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल नामक दो प्रमुख नेताओं ने अमृतसर में रॉलॉक कानून के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। 9 अप्रैल 1919 को जब रामनवमी मनाई जा रही थी, तब ओडायर ने उपायुक्त श्री इरविंग को डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार करने के लिए आदेश जारी किए। 19 नवंबर 1919 का अमृतसर बाजार पत्रिका का निम्नलिखित उद्धरण हंटर आयोग के सामने श्री इरविंग की गवाही के बारे में बात करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों की मानसिकता पर प्रकाश डालता है। उन्हें इरविंग को सर माइकल ओडायर की सरकार द्वारा डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को निर्वासित करने का निर्देश दिया गया था। वे जानते थे कि इस तरह के कृत्य के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक विरोध होगा। वे यह भी जानते थे कि इन लोकप्रिय नेताओं में से कोई भी हिंसा का पक्षधर नहीं था। उन्होंने 10 अप्रैल की सुबह दोनों सज्जनों को अपने घर आमंत्रित किया और एक अंग्रेज व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर भरोसा करते हुए उन दोनों ने बिना किसी तरह की आशंका के उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब वे अतिथियों के रूप में उनके घर में आधा घंटा बिता चुके थे, तब उन्हें पकड़ लिया गया और पुलिस अनुरक्षकों की निगरानी में धर्मशाला की ओर भेज दिया गया। श्री इरविंग ने बिना किसी पश्चाताप के अपनी इस करतूत की कहानी बताई, जो शायद ही कोई अंग्रेज करे। 10 अप्रैल 1919 को अपने दो नेताओं को रिहा करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त के आवास तक जुलूस निकाला। यहां उनकी तरफ से कोई उकसावा न होने पर भी उन पर गोलियां चलाई गईं। कई लोग घायल हुए और मारे गए। प्रदर्शनकारियों ने लाठियों और पत्थरों से जवाबी हमला किया और अपने रास्ते में आने वाले हर यूरोपियों पर आक्रमण किया। यहाँ हुई दुर्घटना में से एक में अमृतसर में मिशन स्कूल की अधीक्षक सुश्री शेरवुड पर हमला हुआ। उनके द्वारा दी गई गवाही के अनुसार 10 अप्रैल 1919 को उन्हें रास्ते में रोककर उसे मार डालो, वह अंग्रेज और गांधी की जय, किचलू की जय जैसे नारों के बीच भीड़ द्वारा पीटा गया। उनके बेहोश होने तक उन पर हमला जारी रहा। अंत में उन्हें मरा हुआ मानकर भीड़ वहां से चली गई। हालांकि लोक संग्रह नामक बंबई में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका द्वारा एक जवाबी कथन में बताया गया था कि सुश्री शेरवुड को बहुत कम
चोटें आई थीं। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार रौलट कानून पारित करने के बाद पंजाब सरकार ने इसके विरुद्ध होने वाली सभी गतिविधियों को दबाने का बीड़ा उठाया। 13 अप्रैल 1919 को लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। हालांकि राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद दस्तावेजों के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने इसे राजनीतिक सभा के रूप में देखा। जनरल डायर ने गैर कानूनी सभा को प्रतिबंधित करने वाले आदेशों के विरुद्ध लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, जहां 2 प्रस्तावों पर चर्चा की जानी थी। एक था 10 अप्रैल को हुई गोलाबारी की निंदा और दूसरा अंग्रेज अधिकारियों से भारतीय नेताओं को रिहा करने का अनुरोध। जब यह खबर ब्रिगेडियर जनरल डायर तक पहुंची तो वह अपने सैनिकों के साथ बाग की ओर चला। उसने बाग में प्रवेश करके अपने सैनिकों को तैनात किया और उन्हें बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लोग बाहर जाने वाले द्वारों की तरफ भागे, लेकिन डायर ने अपने सैनिकों को निकास द्वारों पर गोली चलाने का निर्देश दिया। गोलाबारी 10-15 मिनट तक जारी रही। 1650 राउंड गोलियां चलीं। गोलियां खत्म होने के बाद ही गोलीबारी बंद हुई। जनरल डायर और श्री इरविंग द्वारा दी गई मृतकों की कुल अनुमानित संख्या 291 थी, परंतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट सहित अन्य रिपोर्टों में मृतकों की संख्या 500 से अधिक बताई गई थी। जलियांवाला बाग के पश्चात नरसंहार के 2 दिन बाद 5 क्षेत्रों लाहौर, अमृतसर, गुजरांवाला, गुजरात और लायलपुर में सैनिक शासन लागू कर दिया गया। सैनिक शासन की घोषणा द्वारा गवर्नर जनरल को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोर्ट मार्शल द्वारा तत्काल मुकदमा चलाए जाने का अधिकार दे दिया। जैसे ही नरसंहार की खबर पूरे देश में फैली, टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि को त्याग दिया। हंटर आयोग 14 अक्टूबर 1919 को नरसंहार के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए उपद्रव जांच समिति का गठन किया गया। यह बाद में हंटर आयोग के नाम से जानी गई। हंटर आयोग को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के औचित्य या अनौचित्य पर अपना निर्णय देने के लिए निर्देशित किया गया था। अमृतसर में गड़बड़ी के दौरान प्रशासन में शामिल जनरल डायर और श्री इरविंग सहित सभी ब्रिटिश अधिकारियों से पूछताछ की गई। नरसंहार के दिन जनरल डायर की कार्यवाहियों को सर माइकल वो डायर की ओर से एक त्वरित स्वीकृति मिली, जिसने उसे तुरंत तार किया था। डायर और माइकल डायर दोनों को ही उन विभिन्न अखबारों की तरफ से हिंसक आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इस क्रूर नरसंहार का अपना खुद का विवरण दिया था। जनरल डायर ने हंटर आयोग के सामने जो सबूत पेश किए, वह उसके द्वारा किए गए क्रूर कृत्य का स्वीकरण था। समिति ने इस नरसंहार को ब्रिटिश प्रशासन के सबसे काले प्रकरणों में से एक के रूप में इंगित किया है। 1920 में हंटर आयोग ने डायर के कार्यों के लिए उसकी निंदा की। प्रधान सेनापति ने ब्रिगेडियर जनरल डायर को ब्रिगेड कमांडर के रूप में त्यागपत्र देने के लिए निर्देश दिया और उन्हें सूचित किया कि जैसा ही मोंटेग्यू द्वारा महामहिम को लिखे पत्र में उल्लिखित है, भारत में उन्हें कोई और रोजगार नहीं मिलेगा। माइकल वो डायर की हत्या 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्टन हॉल में एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह ने माइकल वो डायर की हत्या कर दी, जिसने डायर की कार्यवाही को मंजूरी दी थी और ऐसा माना जाता था कि इस नरसंहार का मुख्य योजनाकार वही था। गांधी ने ऊधम सिंह की कार्यवाही का खंडन किया और इसे पगलापन का कार्य बताया। उन्होंने यह भी कहा कि हमें बदला लेने की कोई इच्छा नहीं है, हम उस प्रणाली को बदलना चाहते हैं जिसने डायर को जन्म दिया है। इस प्रकार से जलियांवाला बाग नरसंहार भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाली आरंभिक चिंगारी थी। यह पीड़ितों और औपनिवेशिक शासकों द्वारा दोनों के लिए ही एक दुखद घटना थी। इसने अंग्रेजों की धारणाओं और रवैये में घातक दोष का खुलासा किया और आखिरकार उन्हें उस भूमि में जाना पड़ा जिस पर उन्होंने सदियों तक शासन करने की आशा की थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।